तो करंट अपडेट्स जो कि यूपीपीएससी 2000 मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनको वॉच कर सकते हैं, और साथ में ही शिवजीत सर द्वारा जो 20 वीडियोस करंट अपडेट से रिलेटेड अपलोड किए गए थे उन्हें भी ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पर। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हायर फूड प्राइजेस एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये 11 टॉपिक है इस सीरीज़ का। इसके पहले 10 टॉपिक कराए जा चुके हैं, जैसा कि आपको बताया गया है ऊपर आ रहे आई बटन पर। उन 10 टॉपिक्स पर आप अपडेट हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हायर फूड प्राइसेस एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली अभी हाल ही में टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन इन न्यूयॉर्क ने एक अपनी स्टडी में एनालिसिस किया है, जिसका टॉपिक उन्होंने दिया है पैंडेमिक प्राइसेस कोविड-19 प्राइस शॉक्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया। और इसी एनालिसिस पर यह जो टॉपिक है वो बेस्ड है। तो आइए इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हम डिस्कस करते हैं कि इस एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं, किन किन डेटा को एनालिसिस किया गया है और किन सिटीज़ को लिया गया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेट 11 सिटीज़ 11 जो यहाँ पर दे रखे हैं कमोडिटीज़, उन पर डिस्कस किया गया है। इन 11 कमोडिटीज़ में कुछ सीरियल्स हैं और कुछ नॉन सीरियल्स हैं। दैट मीन्स कुछ अनाज हैं और कुछ गैर अनाज कमोडिटीज़ या उत्पाद हैं, जिनको कि टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में क्लासिफाई करके इसकी स्टडी लास्ट ईयर 2019 के कंपैरिजन में सेम पीरियड जो कोरोना काल में हुआ है 1 मार्च टू 31 मई 2020 के बीच में कंपेयर करते हुए एनालिसिस किया गया है। तो इसमें सेरेल्स जो हमारी हैं, अनाज जो हैं, उनमें गेहूं और चावल व्हीट एंड राइस को शामिल किया गया है, और नॉन सेरेल्स मीन्स गैर अनाजों में ओनियन, टोमेटोज, पोटैटोज एंड 5 पल्सेस के साथ में एग्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से ये टोटल 2 ये 3 4 5 और 5 10 और 1 ये 11 कमोडिटीज़ पर एनालिसिस किया गया है, और इनके डेटा को कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर सेम पीरियड 2019 पर। इज दैट क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं इनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। व्हीट और राइसेस की अगर हम बात करें, जो कि सेरेल्स या अनाज के कैटेगरी में आते हैं, इनके रिटेल प्राइसेस पहले तो जब कोरोना काल हुआ लॉकडाउन में तो यहाँ पर पहले बढ़े और उसके बाद में फिर ये स्टेबल हो गए। तो अगर हम कंपेयर करें कोरोना काल और लास्ट ईयर 2019 के सेम पीरियड में, तो ये कहीं ना कहीं एक या तो स्टेबल हुए हैं और या फिर कुछ सस्ते हुए हैं। ठीक है, इनमें कोई भी इंक्रीजिंग नहीं आई है। वहीं जब हम नॉन सेरेल्स पोटैटोज, ओनियंस एंड टोमेटोज़ की बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग में तो हाई प्राइस पर गए और लेकिन बाद में क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इसमें ओनियन ने हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को आंसू रुलाए और ये लगभग 200 से 250% तक प्राइसेस में इंक्रीज कर गए। ये एनालिसिस रिटेल प्राइसेस को लेकर के ही रही हैं। और दूसरा जो एग्स है, जो कि प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, यहाँ जो कि स्टार्टिंग में जब कोरोना काल हुआ तो चीन के वुहान शहर की जो मांसाहार मंडी थी उसके लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए जो वहाँ मंडी होती है, उससे आ रहे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखने से लोगों में एक कोरोना का भय व्याप्त हो गया, जिससे कि लोगों ने एग्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया कोरोना काल में। लेकिन कोरोना काल के बाद में धीरे धीरे इनके प्राइजेस फिर से क्या हुए, इंक्रीज हो गए। इज दैट क्लियर?
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो भी खाद्य वस्तुएं थी उनमें अनाज के कंपेयर में गैर अनाज खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि ज़्यादा हुई। अब अगर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट जो है पल्सेस के बारे में, जो कि प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा स्रोत है, इसके बारे में समझते हैं। तो पल्सेस की जहाँ तक बात करते हैं, जो दलहन के अंतर्गत आते हैं, इनमें लॉकडाउन और इसके बाद में ही जो प्राइजेस हैं वो हाइयर ही बने रहे। ठीक है, तो इसका जो है कोविड-19 पर ये इफेक्ट हुआ कि ये स्टेबल नहीं हो पाए और इनके रेट कंटिन्यू क्या हुए, बढ़ते ही चले गए, इंक्रीज होते चले गए। अब हम बात करते हैं इस एनालिसिस पर कि कंसर्न मीन्स क्या हमारे पास चिंताएं हैं इस कोविड-19 को लेकर के। जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, चाहे वो सेरल्स हो या नॉन सेरल्स हो, उनमें क्या हमारे पास कंसर्न्स के लिए टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द रिलेटिव स्टेबिलिटी इन सेरल प्राइसेस एंड इनहेंस्ड प्राइसेस ऑफ पल्सेस विल मोस्ट लाइकली डिस्टॉर्ट spending and consumption decisions, resulting in a stable based protein deficient diet hampering the food security in the country. Is that clear? That means दालों की बढ़ी कीमतों और दालों की बढ़ी हुई कीमतों में सापेक्ष स्थिरता देश में खाद्य सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले, प्रोटीन की कमी वाले आहार के परिणाम स्वरूप खर्च और खपत के फैसले को क्या कर देती है, विकृत कर देती है, और अधिक पौष्टिक भोजन की अपेक्षाकृत उच्च कीमतें गरीब और स्पेशली सीमांत लोगों के लिए इस तरह के पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उपयोग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। Is that clear? That means the reality higher prices of more nutrition food make it difficult for the poor and marginal population, which is known as Madhya Varg, to access such nutrient rich food. As a result, the proportion of such foods in the diets goes further down and is replaced by less nutrition and calories dense food. Is that clear? And if we see another point, then we can say it will worsen the nutritional status of women and children across India, and more so in the impoverished region of the country. इस प्रकार से भारत देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति को ये क्या कर देगा, और भी बदतर कर देगा, और देश के बिगड़े हुए क्षेत्रों में ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगी। द स्टडी आल्सो क्रिटिसाइज द अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विच डीरेगुलेटेड सेरल्स, एडेबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ओनियंस एंड पोटैटोज। इस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो अभी हाल ही में संशोधन किया गया है, उसकी भी काफ़ी आलोचना की गई है, क्योंकि उसमें से इन सेरल्स और नॉन सेरल्स जो कमोडिटीज़ हैं इनको बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, दैट मीन्स सजेशंस जो हैं, उनके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो सजेशंस के रूप में आप देख सकते हैं कि जो The government can ensure the provision of supplementary protein by timely interventions to stabilize the increase in prices. Policies that insulate non-staple supply chains from price shocks and fluctuations are necessary. Abolishing outdated restriction to address farm sector bottleneck is very important. Is that clear? तो सरकार को क्या चाहिए
कि कीमतों में वृद्धि को स्थिर करने के लिए उसे हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके पूरक प्रोटीन के प्रावधान को सुनिश्चित करे। साथ में ही ये जो मूल्य का उतार चढ़ाव है इसमें गैर प्रधान आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करने वाली जो नीतियां हैं उनको लेकर के आए, और साथ में खेत में जो अनाजों को लेकर के जो बाधाएं आ रही हैं उनको, पुराने प्रतिबंध जो हैं उनको समाप्त करके और भी इसको कार्यान्वित किया जाए और लोगों के लाभान्वित होने वाली योजनाएं लाई जाएं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक्स पर आप देख सकते हैं, एक कमेंट लिखने को आ सकता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लिखने के लिए आ सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मनोदर्पण, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। तो ये जो टॉपिक है ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MHRD जो डिपार्टमेंट है इसने अभी हाल ही में मनोदर्पण इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया है। और ये मेनली जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज मेंबर्स हैं या जो टीचर्स हैं, इनको कोविड-19 के दौरान जो उनका कह सकते हैं मेंटली हेल्थ है और जो वेलफेयर है, ठीक है, इनको हेल्प के लिए ये स्कीम की इनिशिएट किया गया है। इज दैट क्लियर? देयरफॉर दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर exam point of view. Now we discuss here the salient and important features about Manodarpan. Then here we see the first what its description, that means इसका विवरण सबसे पहले हम समझेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन को शामिल किया गया है और इसको अनुभवी परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के एक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स अ नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, universities and colleges, which will be manned by a pool of experienced counselors, psychologists and mental health professionals. और एक चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इट आल्सो हैज अ वेबसाइट, अ नेशनल डेटाबेस ऑफ काउंसलर्स विच विल होस्ट एन इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म, एडवाइजरीज एंड टिप्स थ्रू वेबिनार्स एंड अदर रिसोर्सेज। दैट मीन्स एक वेबसाइट की भी व्यवस्था की गई है जिसमें जो काउंसलर्स हैं वो नेशनल लेवल पर डेटाबेस के थ्रू वेबिनार एंड अदर्स रिसोर्सेस के माध्यम से इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म और एडवाइस जैसी डिवाइसेस को कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर हम इनके इम्पोर्टेंस को देखें, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस को देखें, महत्व को देखें, तो महत्व को जब हम देखते हैं तो ये जो मनोदर्पण है, मनोदर्पण कहीं ना कहीं ह्यूमन एसेट्स या यूँ कहें कि मानव पूंजी को मजबूत करने और कोविड-19 के मद्देनज़र एजुकेशन फील्ड में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व के रूप में कार्य करेगा। दैट मीन्स इट वुड एक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथिंग ह्यूमन capital and increasing productivity for the education sector of the wake of COVID-19. Here we can see the word strengthening human capital, that means mano punji, and in other way we can see COVID-19 lockdown had led to forced close down of schools and colleges. दैट मीन्स ये जो मनोदर्पण है, मनोदर्पण कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान जो कॉलेज और स्कूल्स को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं और साथ में उनके पेरेंट्स और टीचर्स की भी अगर बात करें तो इनके सामने जैसी
टेंशनाइज सिचुएशंस उत्पन्न हो रही थी, उसमें इनको निपटने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो मनोदर्पण के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर्स इनेबिलिटी टू पे जीएसटी ड्यूज। जीएसटी जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में अप्रॉक्सीमेट 2017-18 के दौरान इसको लागू किया गया है। तो अभी ये जो टॉपिक है वो हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट्स को जो प्रेजेंट फॉर्मूला है उसके थ्रू जीएसटी पे करने में खुद को इनेबल फील किया है। इज दैट क्लियर? Then why we discuss on it? Why it is important for our exam point of view? Because of हाल ही में एक बैठक में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया गया है कि सरकार वर्तमान राजस्व बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार राज्यों के माल और सेवा कर के हिस्से का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। That means in a recent meeting the Parliamentary Standing Committee, look here, Parliamentary Standing Committee on Finance has been informed that the government is not in a position to pay the goods and services tax, that means GST, share of states as per the current revenue sharing formula. Is that clear? Then we discuss on this topic of their salient and important features. First one is the center had released final installment of rupees 13,806 crore of GST compensation for finance year 2019 and 20. It is the first point, and the next one we can see for the finance year 2020 to 21 there is going to be a revenue shortfall due to pandemic, and the other point is we can see even the GST collections for March 2020 also saw a dip. For the next one is for such times the GST Act has provisions to revoke the formula for paying compensation to the state governments if the revenue collection drops below the certain threshold. तो क्या इशू है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि 2019 और 1920 फाइनेंस ईयर में जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो 13,806 करोड़ रुपए की किस्त के रूप में जारी किया गया था। लेकिन जो फाइनेंसियर या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए है इसमें महामारी के कारण यहाँ क्या हो गया, रेवेन्यू या राजस्व में क्या हो गई, कमी होने वाली है। और यहाँ तक कि अगर मार्च की बात हम करते हैं तो मार्च 2020 में जीएसटी संग्रह में भी गिरावट लगातार देखी जा रही है। ठीक, और तो अब ऐसे समय में जो जीएसटी अधिनियम है या यूँ कहें कि जीएसटी का जो प्रोसेस है, प्रोविजंस है, उसमें ये कंडक्ट किया गया है कि जब कभी राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से कम हो जाएगा उस टाइम पर राज्य सरकार को जो मुआवजा देने का फॉर्मूला है उसमें कहीं ना कहीं फिर से उसको तैयार करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और अब देखते हैं इसमें जो ये जीएसटी मुआवजा है, दैट मीन जीएसटी कंपेंसेशन है। जीएसटी कंपेंसेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 हुआ था 2016 में लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। और इसके साथ
काफी बड़ी संख्या में केंद्रीय और राजस्व अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में विलीन हो गए। दैट मीन्स द जीएसटी बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 आफ्टर द enactment of the 101st Constitutional Amendment Act 2016, and with it a large number of central and state indirect taxes merged into a single tax. And if we see another point, then the center promised compensation to the states for any shortfall in tax revenue due to GST implementation for a period of 5 years. Is that clear? This promise convicted a large number of reluctant states to sign on to the new indirect tax regime. Is that clear? और इस प्रकार केंद्र ने 5 वर्ष की अवधि के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में किसी भी कमी के लिए राज्यों को मुआवजा देने का एक वादा किया, और इसी आधार पर वादे ने बड़ी संख्या में जो राज्य अनिच्छुक भी थे इस जीएसटी को लेकर के, उन्होंने नए अप्रत्यक्ष कर पर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। इज दैट क्लियर? If we see another point on GST compensation, then we can say that as per the GST Act, states are guaranteed compensation for any revenue shortfall below 14% growth base year 2015-16 for the first 5 year ending 2020. And another point we can mention, GST compensation is paid out of compensation cess every 2 months by the center to states. That means केंद्र द्वारा राज्यों को हर 2 महीने में मुआवजे के उपकर, जिसे सेस कहते हैं, से जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता रहेगा। और साथ में ही जीएसटी अधिनियम के अनुसार अभी जैसा कि बताया गया, राज्यों को 2022 तक समाप्त होने वाले पहले 5 वर्षों के लिए 14% विकास से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिए मुआवजे की गारंटी दी जाती है, जिसका जो बेस ईयर है वो 2015-16 डिसाइड किया गया था। एंड वी सी अनदर पॉइंट ऑन फोकस, ऑल द टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट those who export specific notified goods and those who have opted for the GST compensation scheme are liable to collect and remit the GST compensation cess to the central government. Is that clear? फर्स्ट इज डेविएटेड प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स विचलन की प्राथमिकताएं। देन अंडर डेविएटेड प्रायोरिटीज में जो समझेंगे हम सबसे पहले वो ये है कि द कमिटी हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर the lockdown and instead of discussing the state of the Indian economy amidst the ongoing pandemic and the fight against it, it chose the topic of financing the innovation ecosystem and India's growth companies, which is not so relevant given the times. That means लॉकडाउन के बाद पहली बैठक जो अपनी रखी गई वो महामारी और इसके खिलाफ लड़ाई के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के बजाय इसने फाइनेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम एंड इंडियाज मंथ कंपनीज का टॉपिक चुना। इज दैट क्लियर? एंड वी कम्स ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अनक्लियर
finances. The budget 2020 to 21 may no longer be relevant since it was based on certain assumption about the revenue collections and there is no clarity so far from the government on overall revenue shortfall this year. That means जो अस्पष्ट वित्त है, क्यों? क्योंकि ये जो 2020 और 21 का जो बजट था ये अब किसी भी कोई रिलेवेंट इसका नहीं रह गया, दैट मीन्स इसका कोई प्रसंग नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि यह राजस्व संग्रह के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित था और इस वर्ष समग्र राजस्व कमी पर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी क्लियरिटी या स्पष्टता नहीं आई है। दैट मीन्स विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में सरकार के बचाव पैकेज की प्रभावशीलता पर कोई भी स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी सी वाइडनिंग गैप्स, under widening gaps we see that the gap between the compensation cease and the payment to states is expected to widen further with expected economic contraction denting GST collections as well. That means ये जो गैप्स है जो सेज का है या यूं कहें कि जो उपकर, हिंदी में उपकर कहते हैं, तो सेज और राज्यों को जो भुगतान किया जा रहा है इसके बीच में गैपिंग जो एक्सपेक्टेशन या उम्मीद से कहीं ज़्यादा है और ये बहुत ही नैरोइस्ट जीएसटी कलेक्शन के कारण आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर हम देखते हैं मोर डिफिकल्ट पेमेंट्स, दैट मीन्स सेंटर को जो पेमेंट्स करना है स्टेट्स को जीएसटी के थ्रू वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ जा रहा है। क्यों? बिकॉज इट वाज ओवर बिकॉज पेइंग कंपनसेशन टू स्टेट्स दिस ईयर is going to be even more difficult for the center because for the financial year 2019-20 the compensation size was almost 70,000 crore rupees less than the payment due to states। देश में राज्यों को जितना पेमेंट करना है उससे कहीं 70,000 करोड़ रुपीस भी कम है, इसलिए कंपेंसेशन का पेमेंट कर पाना सेंटर के लिए थोड़ा टफ वर्क है। एंड लास्ट वन इज डिलेड मीटिंग। डिलेड मीटिंग दैट मीन्स जीएसटी डिलेड मीटिंग के पहले मोर डिफिकल्ट पेमेंट्स में कुछ पॉइंट्स और भी हम देख सकते हैं, जैसे इट वाज ओवरकम बाय टैपिंग सेज बैलेंसेस from the first 2 years of GST implementation and from the consolidated fund of India by debiting integrated GST funds. Is that clear? And next one, another point we can see, IGST is levied on interstate supply of goods and services and some of this levy collected in 2017. Is that clear? What it means? इट मीन्स जीएसटी लागू होने के पहले 2 वर्षों से और समेकित जीएसटी जिसे हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं धनराशि को डेबिट करके भारत के समेकित कोष से शेष जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमाउंट था के दोहन से इसे दूर किया गया था। और दूसरा जो पॉइंट अभी बताया गया उसमें आईजीएसटी को माल और सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई पर लगाया जाता है और 2017-18 की एकत्र की गई इस लेवी का कुछ हिस्सा अभी तक राज्यों को आवंटित नहीं किया गया था। और अब लास्ट टॉपिक्स जो हम लास्ट जो हेडिंग है पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ देख सकते हैं, डिलेड मीटिंग। दैट मीन्स जो बैठकें हैं वो भी कहीं ना कहीं विलंबित हुई। द जीएसटी काउंसिल वाज शेड्यूल्ड टू मीट इन जुलाई टू ट्राई एंड वर्क आउट द फॉर्मूला टू रीवर्क द कंपेंसेशन बट द मीटिंग हैज नॉट बीन convened so far।
दैट मीन्स जीएसटी परिषद को मुआवजे को फिर से तैयार करने के फॉर्मूले को आजमाने के लिए जुलाई में बैठक करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी भी इसकी कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकी है। तो इस प्रकार से सेंट्रल इनेबिलिटी टू पे जीएसटी पर ड्यूज पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में। सेंट्रल जो सेंटर है वो जो भी ड्यूज हैं स्टेट्स के उसके लिए अब स्वयं को तैयार नहीं कर पा रहा है, यूँ कहें कि उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके तहत वो स्टेट्स को फाइनेंस नहीं कर पा रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर देखते हैं जो ये वाला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा आपने चाइना के जो ऐप मोबाइल ऐप हैं टिकटॉक वगैरह, कई उनमें से क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मजबूत करने की जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा क्या की जा रही हैं, प्रोत्साहित की जा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया क्यों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इस पर अगर डिस्कस करें तो रिसेंटली यू कैन से दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड 3 schemes. Listen here, 3 schemes. It is most important schemes with an outlay of 48,000 crore rupees to promote electronics manufacturing in India. These schemes are, ये जो schemes हैं, जिन 3 schemes के बारे में ऊपर बात की गई है, इनमें से जो फर्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच इज नोन एज PLI in short, and another is scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors which is known as SPECS in short form, and the last one is modified electronics manufacturing clusters EMC 2 schemes. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भारत सरकार है उसने 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 3 प्रमुख योजनाओं का अनावरण किया है, जिससे कि भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इज दैट क्लियर? अब देखिए, समझते हैं कि वे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें पहले से ही अच्छे से रीड करके जाना है कि एग्जाम पे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो हम उस यहाँ पर अच्छे से अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन कर सकें और एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वास्तव में इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो किस लेवल पर है और किस लेवल पे है, साथ में ही हमें ये भी देखना है उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज tremendously growing with the demand expected to cross USD 400 billion by 2023-24. इट मीन्स जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है वो 2023-24 तक लगभग 400 बिलियन USD को पार करने की मांग के साथ काफी बढ़ रहा है। And next one is domestic production has grown from USD 29 billion in 2014-15 to nearly USD 70 billion in 2019-20. It means compounded annual growth rate is 25 degree. We analysis it is equal to 25 degree annual growth rate. इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो घरेलू
उत्पादन 2014-15 में जहां पर ये कह सकते हैं 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं 2019-20 में ये बढ़ करके 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और इस प्रकार से अगर हम इसकी वार्षिक वृद्धि दर देखते हैं तो ये लगभग 25% के आसपास निकल करके आती है। मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन takes place in the final assembly units, which is known as last mile industries located in India, and focusing on them would help develop deep backward linkages, thus inducing industrialization. It means what? इसका अधिकांश उत्पादन भारत में स्थित अंतिम असेंबली इकाइयों, जिन्हें अंतिम मिल उद्योगों का दर्जा दिया गया है, में होता है और उन पर ध्यान केंद्रित करने से गहरे पिछड़े संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार औद्योगिकरण क्या होगा? प्रेरित होगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट वन इज about most of this production takes place in the final assembly units, which is known as last mile industries located in India, and focusing on them would help develop deep backward linkages, thus inducing industrialization. On this was an idea propounded by economist Albert Hirschman in his theory of unbalanced growth. And another one is the Economic Survey 2019-20 also promoted this idea and suggested assembly in India for the world, especially in networked products, in a bid to create 4 crore well-paid jobs by 2025 and 8 crore jobs by 2030. What it means? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भी इस विचार को बढ़ावा दिया गया कि विश्व के लिए भारत में एक कह सकते हैं सुझाव असेंबली के रूप में उभर करके आएगा और ये नेटवर्क में उत्पादों 2025 तक लगभग 4 करोड़ अच्छी तरह से भुगतान किए जा रहे रोजगार और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियों के सृजन करने वाली हो सकती है। ये वह रणनीति है जिसने चीन को आज की आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद की है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द स्ट्रेटजी दैट हेल्प चाइना बिकम द इकोनॉमिक सुपर पावर इट इज टुडे। And we see the next point is the recently launched PLI scheme. अभी जो ऊपर बात की गई है PLI स्कीम के बारे में, plans to achieve this goal by granting an incentive of 4 to 6% for domestic production. Is that correct? घरेलू उत्पाद का कितना है? 4 to 6% है। इतना सब देखने के बाद आइए देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो मिसिंग प्रॉफिट्स। मिसिंग प्रॉफिट्स दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लाभ है, लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, इसको कह सकते हैं प्रॉफिट ही मिस है। और जब कहीं भी प्रॉफिट नहीं होता है तो वहाँ पर फिर जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे मिसिंग प्रॉफिट्स। हियर वी सी द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्पाइट द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन इंडिया द नेट वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज वेरी लो। इज दैट क्लियर? मीन्स भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद उत्पादन इकाइयों द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य बहुत ही कम है। The net value addition ranges between 5% and 15% as most components are imported rather than locally sourced. कहने का अर्थ ये है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद उत्पादन इकाइयों द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य बहुत ही कम है और ये जो शुद्ध मूल्य संवर्धन है ये अप्रॉक्सीमेट 5 to 15% के बीच होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश जो घटक हैं वो स्थानीय रूप से न हो करके आयात किए जाते हैं।
It means it implies that local value addition is a mere USD 7 to 10 billion out of a global market of USD 2.1 trillion. Is that clear? Now, limited indigenous capability in upstream industries. Under this one, we can see in the era of global supply chains, the value addition at the final stages of production is very low, especially in electronics, because the more complicated process involving greater value addition occur prior to assembly in the upstream industries. Is that clear? Immediately we can see another point here. In these include the production of processors, display panels, memory chips, cameras, etc. Currently, these imports nearly constitute 80% of these components, with approximately 67% of the imports coming from China alone. It is the main features. And if we see the another point, absence of foundries. Here we see that in the absence of foundries such as semiconductors fabrication plants where microchips are produced, India has to rely on foreign contractors to produce microchips. And another point, we can see there are about 170 commercial foundries globally, but India does not have a single one. And another point, we can see chip manufacturing like Intel, TSMC and Samsung choose rather countries instead of India, citing uncertain domestic demand and poor cost efficiency here. That means we can see challenges in setup of foundries. Before we see that in India, research and development sectors is very low, and investment in this field is very low, so the international companies not choose India sector for production of electronic commodities. Now we comes on the challenges in setup of foundries. Here the challenges of setup of foundries, we can see it requires massive capital expenditure to the tune of 2 billion USD and more. Another point, we can see foundries are also required to adopt newer technologies and processes almost every 18 months to ensure competitiveness, which means high capital depreciation and often accounts for 50 to 60% of the production cost. Is that clear? And next one is domestic players have also shown low interest due to their inability to compete with these giants in research एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अभी जैसा कि बताया गया कि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट की जो व्यवस्था है और साथ में ही इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम है, इसके कारण जो ब्रेन है, जो यूँ कह सकते हैं कि ब्रेन जो है या स्किल पर्सन्स है वो कहीं ना कहीं फॉरेन पलायन कर जाता है और वो यहाँ पर रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज ना मिलने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट वन वी कैन सी दैट due to these proposals to develop foundries in Gujarat and Uttar Pradesh in recent years were abandoned. Is that clear? It is the main point. Another point we can see that many industry experts also cite the lack of a foundry as contributing to low research and development in this sector in India, which results in poor talent retention and eventually brain drain. जिसकी मैं बात कर रहा था ब्रेन ड्रेन, दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी न होने के कारण यहाँ से जो प्रतिभावान लोग हैं वो फॉरेन को क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन अनदर पॉइंट वी कैन
mention that the Indian Space Research Organization, which is known as ISRO in short form, and the Defense Research and Development Organization DRDO, which is known as, have their own foundries, but their use is restricted for space and defense system respectively. ऐसा नहीं है कि भारत में इसरो या DRDO का कोई कंपेयर नहीं है, कोई कंपेरिजन किया जा सके, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है और वो केवल स्पेस और डिफेंस पर ही वर्क करता है. इज दैट क्लियर? नाउ कम्स ऑन द next point, we can see national security consideration. It is the main point of view of these features. And now the next one is, most of the chips as well as components used in Indian communication and critical systems are important. This could hamper national security and sovereignty, as backdoors could be programmed in chips during manufacturing, which could compromise networks and cyber security. Is that clear? और साइबर सिक्योरिटीज के तहत अभी आपने देखा हाल ही में कि कई चाइनीज ऐप्स को साइबर सिक्योरिटीज के मद्देनजर ही भारत से बैन कर दिया गया है. एंड नेक्स्ट वन यू कैन सी, backdoor refers to any method by which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high-level user access on a computer system, network or software applications. Is that clear? Now we comes on the next point, which is known as increasing imports. Now on increasing imports, it is expected that electronics imports will soon overtake crude oil as India's largest import commodity, which will result in assembly units ending up as little more than mere packaging units. दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी जो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको भी पीछे छोड़ देगा. और अब हम आते हैं इसके लिए सजेशंस क्या हैं. सजेशंस पर डिस्कस करते हैं. तो सजेशंस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में हम देख सकते हैं, जहां पहला है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा इस फील्ड में. दैट मीन्स द टोटल आउटले ऑफ स्कीम ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर्स, विच इज वी कैन से शॉर्टेस्ट SPECS, must be increased from the current 3,300 crore rupees to attract the microchip giants. And next one, the suggestion for increasing investment is, the government launched SPECs to provide a 25% incentive on capital expenditure for semiconductor manufacturing among other core components. Is that clear? And next one we can see, the economic impact of a foundry is immense and ranges from 6 to 23 times the investment in the plant. Is that clear? And the next point is, you can write or can mention, according to a recent report, a single foundry can offset imports worth 8 billion USD over a projected period and have a further multiplier effect of 15 billion USD on the gross domestic production. Is that clear? And if we focused on next point, which is known as profiting from anti-Chinese sentiments, under this one we can write, due to the USA's allegations on China for worsening COVID-19 and India-China conflict and recent developments as a result of it, numerous multinational companies, which is known as MNCs, are shifting their production out of
China. It is the more opportunity for India that India can attract that MNCs for India. And the next point we can see that the USA and the UK have blocked China's access to chip making tools and designated Chinese telecom giants as national security threats. It is the another point for good opportunity of India. And the next one, you can see it is a golden opportunity for India to act firstly on it and attract this outgoing investment. तो इस प्रकार से देखा हमने कि कैसे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट को यूएसए और यूके कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटीज को लेकर के क्या कर रहा है, बैन कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन वी कैन सी फॉर सजेशन पुशिंग मेक इन इंडिया. Under this one, there is a need to promote semiconductor manufacturing alongside assembly units in India. And the next, for pushing Make in India, this will induce greater local production of components and also fuel the growth of the industry as a whole. मेकिंग मेक इन इंडिया सक्सेसफुली. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो उद्देश्य है मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है. तो ये भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के पास कि एमएनसीज को वो इंडिया में प्रोडक्शन के लिए अट्रैक्ट करे, जिससे कि टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सके और इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है वो भी रुक जाए और साथ में ही जो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है उसको भी सक्सेस किया जा सके. इन 2019, the Union Cabinet gave its approval to the National Policy on Electronics 2019, which envisions positioning India as a global hub for electronic system design and manufacturing. Is that clear? Then there are three main suggestions for India. One is increasing investment, next one is profiting from anti-Chinese sentiments, and next one is pushing Make in India. Is that clear? Now comes on the next point. Here next point is most important topics. China proposes territory swap with भूटान. दैट मीन्स भूटान को कुछ प्रपोज किया है चाइना ने, क्योंकि उसका जो डिस्प्यूट बाउंड्रीज को लेकर के चल रहा है उसे वो कहीं ना कहीं समाप्त करना चाह रहा है और इसके लिए एक पहले पैकेज सलूशन लेकर के अभी हाल ही में चाइना भूटान के समक्ष आया है, जिससे कि उसका बाउंड्री डिस्प्यूट समाप्त हो सके. और इसीलिए ये जो कि भूटान हमारा क्या है, नेवर कंट्री है और इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है. लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो पैकेज सलूशन है ये कोई नया नहीं है. इसके पहले भी 1996 में चाइना ने इसका टेरिटरी स्वैप भूटान के साथ में प्रयास किया था. लेकिन अब एक इसमें नई बात आई है. क्यों? क्योंकि पहले तो मात्र केवल 2 पर ही ये बात कर रहा था, लेकिन इस बार इसने एक अन्य जो टेरिटरी है उस पे भी एक तरह से भूटान को प्रेशराइज करने के लिए कि जो वो डिसीजन ले वो जल्दी से जल्दी ले सके, एक तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की है. दैट मीन्स अभी हाल ही में चीन ने भूटान को अपने सीमा विवाद के लिए एक पैकेज सलूशन दिया है. हालांकि ये पैकेज जो समाधान है ये कोई बहुत ज़्यादा अभी निर्दिष्ट नहीं है और ये जो है कहीं ना कहीं पहले के ही 1996 के चीन द्वारा जो एक टेरिटरी स्वैप था उसको एक तरह से पुनरुद्धान
के रूप में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसके सेलिएंट फीचर्स पे हम ये समझेंगे कि टेरिटरी स्वैप जो है ये क्या इशू है। तो टेरिटरी स्वैप इशू को सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहली चीज बात निकल करके आती है वो ये है कि जो 1996 का जो स्वैप हुआ था उसमें चाइना वांटेड टू एक्सचेंज द वैलीज टू द नॉर्थ ऑफ भूटान एंड एरिया 495 स्क्वायर किलोमीटर्स विद द पास्चर लैंड। ध्यान दीजिएगा, पास्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं टू द वेस्ट इंक्लूडिंग डोकलाम जो कि अभी हाल ही में और भी ज़्यादा चर्चित रहा, जहाँ पर भारत की सेनाएं ने भूटान की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात कर दी गई थी। एंड टोटलिंग 269 स्क्वायर किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? इफ वी सी इन मैप here you can see there are these four regions. Doklam, Jakarlung, Pasmalung and now Saktaling Welfare Sanctuary। तो ये जो फोर्थ वाला है ये कहीं ना कहीं चाइना ने एक नया इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिससे कि भूटान पर प्रेशर डाला जा सके कि वो अपने डिसीजन को जल्दी ले। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारत के साथ स्ट्रेटजी अपना रहा था चाइना कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह से साक्तेंग को भी एक नया इशू बना करके चाइना ला रहा है, जबकि भूटान केवल इन पर ही एग्री है कि यहाँ पर डिस्प्यूट थे और यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट था ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो आते हैं नेक्स्ट जो फीचर्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैप पर आपने देखा जो 495 स्क्वायर किलोमीटर्स और 269 स्क्वायर किलोमीटर्स डोकलाम का एरिया था। तो यहाँ पर द डील वुड हैव बेनिफिटेड भूटान बाय गिविंग इट द लार्जर चंक ऑफ लैंड एंड रिजॉल्विंग इट्स टेंशंस विद चाइना। तो ये कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है चाइना द्वारा भूटान को। हाउएवर इट वाज अ ह्यूज कंसर्न फॉर इंडिया एज द डोकलाम स्वैप would have given China access to the strategically sensitive chicken neck. You know about chicken neck in India, which are the most important part to joint or you can say junction of India and its eastern parts, Arunachal Pradesh, Sikkim and Mizoram, etc. That means 7 states of eastern part of India which joined with mainland of India with chicken neck, which is called chicken neck। क्योंकि अगर ये डोकलाम पर अपने को स्थापित कर लेता है तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन उठेगा। इज दैट क्लियर? China also repeated its claim on Bhutan's eastern boundary of साक्तेंग जिसके बारे में भी हमने बताया, जो चौथा है इस पर भी वो अब क्लेम करने लगा है। एक्चुअली इसका जो मेन जो रिव्यू है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं भूटान को प्रेशर पर लेना चाहता है जिससे कि वो अपने डिसीजन को जल्दी ले। रिपीटेड क्लेम ओवर साक्तेंग, it is the main issue of China to pressurize Bhutan. Earlier, China has made the claim over Sakteng at an online meeting of the 58th Global Environment Facility Council, while unsuccessfully objecting to the funding request to develop the Sakteng Wildlife Sanctuary project in eastern Bhutan. इज दैट क्लियर? तो ये जो स्टेप्स है चाइना का, ये कहीं ना कहीं भूटान को टेंशनाइज कर रहा है, लेकिन भूटान ने इसके लिए पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया है। और वो क्या कहता है आगे समझते हैं। चाइना क्लेम्स दैट द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड भूटान हैज नेवर बीन डिलिमिटेड
it has had disputes over the eastern, center एंड वेस्टर्न सेक्टर। अभी जैसा कि मैप में आपको दिखाया गया, ईस्टर्न पार्ट, सेंटर पार्ट और वेस्टर्न पार्ट तीनों में ही ये डिस्प्यूट दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर भूटान outrightly rejected the claim made by China by saying that Sakting is an integral and sovereign territory of Bhutan. That means जो भूटान है वो इस साक्टेंग विवाद को विवाद मानता ही नहीं है और ये बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक संप्रभु क्षेत्र है भूटान का और उस पर जो चाइना का दावा किया जा रहा है वो निराधार है। अकॉर्डिंग टू भूटान, चाइना एंड भूटान हैव अ डिस्प्यूट इन ओनली 2 सेक्टर्स ऑफ द बॉर्डर, वन इन द नॉर्थ सेंट्रल एंड पाजमुलंग एंड जकरलुंग एंड सेकेंड इन द वेस्ट डोकलाम। इज दैट क्लियर? It's the message of Bhutan to China, and there has been no mention of Eastern Bhutan, where Sakteng is based in 24 previous round of boundary negotiations held between the two countries between 1984 and 2016। That means भूटान ये कहीं ना कहीं कमिटेड कर रहा है कि 1984 से लेकर के 2016 तक जो भी पिछले राउंड की जो 24 नेगोशिएशंस हुई हैं चाइना के साथ में, उसमें साक्तेंग का मुद्दा कहीं पर भी नहीं आया है और इस तरह से साक्तेंग पर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या विवाद नहीं है बाउंड्री को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर रीजन्स बिहाइंड द न्यू ऑफर, ये जो नया ऑफर अभी चाइना ने दिया है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, चाइना की मंशा क्या है? क्योंकि हम जानते हैं चाइना अपनी इंच इंच जमीन को हथियाने में पड़ा हुआ है और इसी तरह इसने साउथ चाइना सी में भी कृत्रिम टापुओं को बना करके समुद्र को भी अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश कर रहा है और वहाँ पर अन्य जो देश हैं उनके जो अंतर्राष्ट्रीय सागरीय नियम हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जमाना जाता है। उसी कड़ी में वो भूटान के भी क्षेत्र को सीमा विवादित बता करके उसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी जो जमीनी लालच का व्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब समझते हैं इसके पीछे रीजंस क्या है। द एम मे बी टू प्रेशर भूटान into including a deal quickly on terms of on offer, otherwise the claims may keep increasing। That means चाइना को जो व्यू है वो कहीं ना कहीं भूटान को लेकर के ये है कि वो जो भी डिस्प्यूट बाउंड्रीज हैं उन पर क्विकली डिसीजन ले और अगर वह क्विकली डिसीजन नहीं लेता है तो धीरे धीरे चाइना जो बाउंड्रीज के डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर के क्लेम्स अपने बढ़ाते हुए चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह की रणनीति उसने इंडिया को लेकर के किया हुआ था। अरुणाचल प्रदेश which subsequently expanded to include a Chinese claim on तवांग इन 1985। दैट मीन्स 85 में इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए चाइना ने तवांग का विस्तारित एक्सटेंडेड एरियाज अरुणाचल प्रदेश को कहना शुरू कर दिया था। अब आगे हम देखते हैं, समझते हैं कि इंडिया का कंसर्न्स क्या है, यहाँ पर इंडिया का रोल क्या है। तो भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो भूटान है, पहली चीज़ तो भूटान भारत का पड़ोसी राज्य है, बाउंड्री शेयर करता है और दूसरी चीज़ जो भी इसकी विदेश नीतियां हैं वो भूटान ने भारत को सौंप रखी है। ठीक है। In 2017, China had intruded into Doklam Plateau, which is claimed by Bhutan, leading to a standoff between Indian and Chinese armies। That means 2017 में जो डोकलाम विवाद आया था जिस पर भूटान अपना अधिकार जताता है उसमें भारतीय और चाइनीज सेनाएं आमने सामने हो गई थी।
Even after the India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, the Indian military is virtually responsible for protecting Bhutan from the kind of external threat that the Chinese military poses. That means अभी जैसे कि बताया गया है कि भूटान की जो बाह्य सुरक्षा का जो दायित्व है वह भारत के पास है। इसी कारण से जब डोकलाम विवाद आया, डोकलाम सीमा पर चाइनीज़ आर्मी पहुंची तो वहां पर भारतीय सेना गई उस क्षेत्र की रक्षा के लिए। और दूसरा जो ये बताया कि अगर डोकलाम पर चाइनीज़ सेना पहुंच जाती है तो एक तरह से जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, जो चिकन नेक जिसके बारे में इसके पहले बात की गई है, उससे जुड़ा है, तो वहां पर इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी और उस पर लगातार निगरानी उसे करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1949। अब देखिए इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रीटी है 1949 को लेकर के वह क्या है, उस पर भी हम कुछ पॉइंट्स रख देते हैं जिससे कि अगर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाकर के भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको हैंडल कर सको। अकॉर्डिंग टू द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1949, भूटान अलाउड इंडिया to guide its foreign policy and defense affairs. However, the 1949 treaty was amended in 2007. That means जो 1949 में फ्रेंडशिप भूटान और भारत की हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी अधिकार दिए हुए थे भारत को भूटान ने अपने, उसमें एक संशोधन भी 2007 में हुआ टू रिस्पेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ भूटान रिगार्डिंग इट्स सॉवरेनिटी। दैट मीन्स भूटान की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए 2007 में भारत के साथ एक फिर से संशोधन हुआ 1949 की संधि के तहत। अंडर द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 2007 द two sides have agreed to cooperate closely with each other on issues relating to their national interest. That means अपने राष्ट्रीय लाभों के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करने संबंधी भी इम्प्लीमेंटेशन 1949 के उसमें संशोधन के रूप में किया गया। नीदर गवर्नमेंट शैल अलाउ द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर। दैट मीन्स दोनों ही देश अपनी जमीन का उपयोग एक दूसरे देश के विरुद्ध करने वाली एक्टिविटीज के अगेंस्ट वर्क करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से कंसर्न फॉर इंडिया के लिए जो हमने बताया चिंताएं हैं कि एक तो भूटान को लेकर के है ही है, क्योंकि भूटान ने अपनी विदेश नीति के तहत अपने जो रक्षा का क्षेत्र है वो भारत को सौंप रखा है, और चूंकि दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं और भूटान बाउंड्री शेयर करता है चाइना से, अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट बताया चिकन नेक, तो चिकन नेक जो वही पश्चिम बंगाल से सिक्किम वाला पार्ट जो नैरो पार्ट है गलियारा जिसको हम बोल सकते हैं, उसके थ्रू ही ईस्टर्न पार्ट जो 7 स्टेट्स इंडिया के हैं वो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर के। तो इसलिए ये जो इशू है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, आज के इतना ही डिस्कस करते हैं और एक बार इसका मैप फिर से आप देख सकते हैं। मैप पे हमने इसके चारों जो डिस्प्यूट्स हैं चाइना के और भूटान को लेकर के उसको शो किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप इनको पॉइंट आउट जो जैसा कि पहले भी किया गया है आपको बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपका डोकलाम वाला एरिया है ये यहाँ पर विशेष तौर पर ये इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे ये पूरा इंडियन बाउंड्री है और यहीं से चिकन नेक का स्टार्ट हो जाता है मामला, और इसी के थ्रू जो है ये पूरा जुड़ी हुई है। इज दैट क्लियर? और ये ऊपर आप देख रहे हैं चाइना है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी खतरा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आता है साक्तेंग जो कि एक नया इशू क्लेम कर रहा है चाइना कि इस क्षेत्र पर भी डिस्प्यूट है, हालांकि भूटान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक
प्रेशर भूटान पर डाला गया है कि जो ये पुराने मुद्दे हैं, ये तीनों या दो तो मान रहा है भूटान, इनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। नमस्कार।